हो गया? हाँ हाँ भाई, लेसन नंबर 6 देखो, लेसन नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या हुआ? हाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, चाहे क्या दिक्कत है। हाँ भाई, सबसे पहले चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपल सा यही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने भी वाइटल प्रोसेस करता है, वाइटल का मतलब होता है जरूरी, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने भी वाइटल प्रोसेस करता है, उन सभी वाइटल प्रोसेस का पूरी तरीके से अब कंट्रोल होना उसके ऊपर क्या कहलाता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब तुमसे कोई ये पूछ ले कि भाई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है उसमें मेन चीज़ कौन है, तो वो है स्टिमुलस, मतलब सिग्नल। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज स्टिमुलस या स्टिमुली, तो हम क्या बोलेंगे? स्टिमुली क्या है? एक एक्सटर्नल सिग्नल जो कि हमें बाहर से मिलता है, वो किसी भी रूप में मिल सकता है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने लाइट की तरफ देखा तो लाइट ने सिग्नल दिया लाइट का, समझ में आया? जैसे मान लो कोई एकदम से आ गया, मुझे सिग्नल मिल गया, हाँ भाई कोई आया है, तो एक्सटर्नल जो सिग्नल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टिमुलस। फिर उसके बाद मेरे पास दे रखा है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही क्यों होती है भाई? कोई बताएगा? अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वर्क अगर प्रॉपर करना है तो हमें किसकी ज़रूरत है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की। जैसे कि तुमने देखा भी होगा कभी कभी, जैसे अपन मान लो वॉक कर रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो कभी भी हम ऐसे वॉक नहीं कर सकते, हमारे पैरों के साथ साथ हमारे हाथ भी अपने आप वर्क करेंगे, अपने आप चलेंगे। चाहे आप कोशिश ऐसे करके चलने की भी करोगे तो थोड़ी देर तक चलने के बाद में वापस वैसे हो जाएंगे। तो मतलब मेरे पैर, मेरे हाथ और मेरा ब्रेन जो है वो तीनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और फिर चल रहे हैं। तो मैं सिंपल सी बात है कि पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, अगर वो उनको प्रॉपर वर्क करना है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद मेरे को दे रखा है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मेन दो चीज़ें आती है, एक आता है नर्वस सिस्टम और एक आता है मेरे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में मेन चीज़ें होती है 3, एक होता है हमारा ब्रेन, एक होता है हमारे पास नर्व्स और एक होता है मसल्स। ये तीनों जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर सारे हार्मोन्स जो हैं वो सारे आ जाते हैं। और मेन जो है, मेन पार्ट की अगर बात करें तो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में अपन ने ये तो पढ़ ही लिया। सबसे पहले स्टिमुलस या सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? तो सिग्नल हमने पढ़ लिया। कोई सिग्नल के एग्जाम्पल बताएगा क्या भाई? सिग्नल के एग्जाम्पल बताओ कोई। सनलाइट क्या है? सनलाइट क्या है भाई? ये भी सिग्नल है, ठीक है। इसके अलावा बताओ कोई। हीट भी क्या है? सिग्नल है। तो ये सब तो क्या है? स्टिमुलस है या स्टिमुली है। दूसरा है रिस्पॉन्स। बताओ हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स करने का काम किसका है? रिस्पॉन्स करने का काम किसका है भाई? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दो नाम याद रखने, एक तो क्या याद रखना है? स्पाइनल कॉर्ड, और एक क्या याद रखना है? ब्रेन। समझ में आया? तो मेन जो है वो रिस्पॉन्ड करने का काम किसका है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तीसरा मेरे पास है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं? सुनो, हमारे जो भी पूरी बॉडी है उसमें जो स्किन है उसके ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? इफेक्टर्स, जो कि कहाँ होते हैं? मसल्स में। कहाँ होते हैं? मसल्स में। वो क्या करते हैं? ब्रेन से आने वाला जो रिस्पॉन्स है ना, उस रिस्पॉन्स को कौन करता है? इफेक्टर्स। कौन करता है? इफेक्टर्स। और सिग्नल कैसे कैसे जाते हैं? सबसे पहले सिग्नल आता है ब्रेन के पास, जाता है, वहाँ से रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद में इफेक्टर्स के पास में जाता है और हम कोई भी काम को कर सकते हैं आराम से। तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होते हैं रिसेप्टर्स।
सबसे क्या होते हैं? रिसेप्टर। अब कोई बोल दे सर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर वो होते हैं जो सिग्नल को क्या करते हैं? रिसीव करने का काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में मेनली 4 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। पहला जो रिसेप्टर है वो है फोटो रिसेप्टर। कहने का मतलब सीधी सी गणितीय है कि फोटो का मतलब क्या है? देखना। तो अगर देखने वाला रिसेप्टर कौन है भाई? फोटो रिसेप्टर कहलाता है। उसका एग्जाम्पल आई। आई हमारा क्या है? फोटो रिसेप्टर। मतलब चीजों को अगर देखना है तो कौन सी रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी? फोटो रिसेप्टर की। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? आई। दूसरा मेरे पास क्या है? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मतलब हीट, जो हीट को सेंस कर सके उसे क्या बोलते हैं? थर्मो रिसेप्टर। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? स्किन। तो 4 टाइप के रिसेप्टर बताए। सबसे पहले कौन सा बताया? थर्मो रिसेप्टर। दूसरा फोटो रिसेप्टर। तीसरा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अगर किसी को याद है तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर उसमें एसिड बेस वाले में। वहां पे अपन ने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ा था। मतलब ऐसा इंडिकेटर जिसको स्मेल करके पता लगा ले कि भाई एसिड है या बेस, वो क्या कहलाता था? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाता था। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑल रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता क्या है? ऐसा रिसेप्टर जिसको स्मेल करके पता लगाया जा सके कि क्या मतलब सिग्नल कौन सा आया या कैसी स्मेल आई, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और सबसे अच्छा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कौन है? नोज। ये बात है, ध्यान रखना। और एक लास्ट जो है अपने पास है गैस्ट्रिक रिसेप्टर। तो गैस्ट्रिक रिसेप्टर क्या होता है? जो टेस्ट का पता लगाता है। और गैस्ट्रिक रिसेप्टर का अच्छा एग्जाम्पल कौन है? टंग। तो चार जो है, नहीं केवल जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही याद रख। हाँ, तो मेन कितने रिसेप्टर्स होते हैं? 4। पहला रिसेप्टर कौन सा आ गया? फोटो रिसेप्टर। दूसरा थर्मो रिसेप्टर। तीसरा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। चौथा गैस्ट्रिक रिसेप्टर। बस 4 रिसेप्टर याद रखना है। रिसेप्टर का काम ही होता है रिसीव करने का, सिग्नल रिसीव करता है। अब देखो, फिर उसके बाद मेरे पास टॉपिक जो आता है वो आता है न्यूरॉन। क्या आता है? न्यूरॉन। 2 सेकंड के अंदर डायग्राम अपन छोटा सा बना लेते हैं और फिर देखते हैं। नहीं फिर अभी देख लो, इधर देखो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? ऐसे बीच में यहाँ पे होते हैं डेंड्राइट्स। मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ। हंसना मत बस। हाँ भाई, लगभग ऐसा ही डायग्राम है अपने पास। इसमें सबसे पहले आता है डेंड्राइट। सबसे पहला क्या नाम है? डेंड्राइट। अब सुनो डेंड्राइट क्या होता है? जो सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। समझ में आ गया? टेबल दे दे डायग्राम। हाँ, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है? डेंड्राइट। तो डेंड्राइट के बाद में ये जो है, ये जो खाली जगह दिख रही है तुमको, ये सारी क्या कहलाती है? सेल बॉडी। सेल बॉडी का काम क्या होता है? सिग्नल को इम्प्लीफाई करने का। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर इम्प्लीफाई क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, तो सिग्नल को बढ़ाना, इम्प्लीफिकेशन करना। बढ़ाने का मतलब जैसे अपन डीजे घर पे लेके आते हैं तो उसके साथ में एम्प्लीफायर लेके आते हैं। एम्प्लीफायर का काम क्या होता है? आवाज़ को बढ़ाना, तेज करना। तो यहाँ पे सबसे पहले रिसीव किसने किया भाई? डेंड्राइट ने। डेंड्राइट के बाद में कौन आया? सेल बॉडी। सेल बॉडी ने सिग्नल को क्या किया? इम्प्लीफाई, आगे भेजने का काम किया। हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से होता हुआ सिग्नल कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है भाई? एक्सॉन। बताओ एक्सॉन का काम क्या होता है? हाँ, कौन बताएगा?
बोलो। इलेक्ट्रिक इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में चेंज करने का काम किसका है भाई? एक्सॉन। किसका है? एक्सॉन। समझ में आ गया? फिर एक्सॉन के बाद में लास्ट में अपने पास आता है नर्व एंडिंग। क्या आता है? तो पहले तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को किस में चेंज किया था? केमिकल इम्पल्स में। अब केमिकल इम्पल्स में चेंज होने के बाद यहाँ पे जब पहुँच गया ना, तो इसका काम क्या होता है? सिग्नल को आगे पहुँचाने का। आगे का मतलब है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास पहुँचाने का काम किसका है? नर्व सेंडिंग का काम है। ठीक है। अब नर्व सेंडिंग जो होती है वो दूसरे न्यूरॉन से आगे जाके जुड़ी रहती है ऐसे। इसके बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या होते हैं? सिनेप्स। तो हमारा जो सिग्नल था ना, यहाँ तक पहुँच गया था, सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम किसका है भाई? सिनेप्स का। किसका है? सिनेप्स का। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। हाँ भाई एक बार दोबारा बता देता हूँ, देख लो, लास्ट बार सुन लो भाई। सबसे पहले कौन सा है? डेंड्राइट। तो डेंड्राइट जो है वो सिग्नल को क्या करता है? रिसीव करता है। सेल बॉडी क्या करती है? एम्प्लीफिकेशन। फिर से आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल ट्रेवल फॉरवर्ड विथ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। पहले तो सिग्नल होता है उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करता है, और फिर नर्व सेंडिंग जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को किस में चेंज करती है? केमिकल इम्पल्स में। और फिर ये इसको कहाँ भेज देती है? आगे की तरफ। आगे, अब आगे चलते हैं भाई। उसके बाद आता है मेरे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन। अपन ने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, अगर याद हो तो, वो आंटी वाली। याद आ गई? तो न्यूरॉन जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। तो बेचारा आंटी कौन सी है इनमें से? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन ने, देखो सबसे पहले कौन सा आता है? सेंसरी, मतलब सेंस करना, जो सिग्नल को सेंस करने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा आता है रिले न्यूरॉन। क्या आता है? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के पास क्या पहुंचाता है? सिग्नल। क्या पहुंचाता है? सिग्नल। मोटर न्यूरॉन क्या काम करता है? मोटर न्यूरॉन जो होता है वो इफेक्टर्स तक क्या पहुंचाता है? हमारी सिग्नल को पहुंचाता है। मतलब ब्रेन के पास से जो आया ना सिग्नल, भाई करना क्या है, उसको कौन पहुंचाएगा? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन के बाद में काम किसका है? इफेक्टर्स का। और इफेक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? मसल्स में। याद हो गया? बताओ न्यूरॉन कितने होते हैं? 3। सबसे पहले कौन? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है? सेंस करने का। सिग्नल को सेंस करने का काम किसका है? किसकी मदद से? रिसेप्टर। सभी अभी पढ़े, 4 रिसेप्टर होते हैं, पढ़े है ना? तो किसकी मदद से? रिसेप्टर्स की मदद से सिग्नल को रिसीव करने का काम किसका है? सेंस करने का काम किसका है? सेंसरी न्यूरॉन। फिर आता है रिले न्यूरॉन। अगर कोई तुमसे पूछ ले भैया रिले न्यूरॉन कहाँ होता है, तो तुम क्या बोलोगे? स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है भाई। कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो और ये अगर तुमने चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ा है, मतलब इससे पहले जब पढ़ाया था, तो तुमको इतना पता होना चाहिए एक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्शन सिंपल और एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो काम कौन करता है? न्यूरॉन, सॉरी किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का काम है रिफ्लेक्स एक्शन का। और सिंपल एक्शन जो होता है वो किसका काम है? ब्रेन का। तो सिग्नल सबसे पहले किसके पास आया? सेंसरी न्यूरॉन के पास। वहां से किसके पास गए? रिले न्यूरॉन के पास। और रिले न्यूरॉन कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करता है किसमें? रिफ्लेक्स एक्शन में। भाई करना क्या है? हाथ हटाना है, नहीं हटाना तुरंत। जैसे मैंने अभी इसके पिन चुभो दी, इसका हाथ तुरंत अपने आप हट जाएगा। ये काम किसने किया? स्पाइनल कॉर्ड ने। ब्रेन ने नहीं, किसने? स्पाइनल कॉर्ड ने। तुरंत जो काम हो रहा है ना वो तो कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। और थोड़ी देर बाद हो रहा है तो कौन करेगा? ब्रेन। जैसे मान लो आगे खाई है, क्या है? खाई। मैं ऐसे जा रहा हूँ और मेरे को दिखी यार आगे खाई है, तो काम कौन कर रहा है? ब्रेन। समझ में आया? और मैं चुपचाप ऐसे बैठा हूँ, इसने आके पिन चुभो दी, बिना कुछ सोचे समझे मेरा हाथ ऐसे हट गया, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। और वो क्या था? एक्शन। समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिले न्यूरॉन जो है उसका काम क्या होता है?
कि हमारा जो सिग्नल हो उसको कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ पहुँचाना, मोटर न्यूरॉन के पास पहुँचाना। किसका काम है, रिले न्यूरॉन। तीसरा जो आता है वो मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का क्या काम आता है कि जो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स उसको कहाँ लेकर जाना, इफेक्टर्स तक। किसकी मदद से, मोटर न्यूरॉन की मदद से। और इफेक्टर तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने पास आता है देखो NMJ। इधर देखो, ये एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, NMJ। N का मतलब क्या होता है, न्यूरो, M का मतलब मसल, J का मतलब जंक्शन। यहीं से तुमको इसकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। जंक्शन का मतलब क्या होता है भाई, रास्ता। या जैसे मान लो ये जगह खाई है, इसके बीच में मैंने सीढ़ी लगा दी तो वो क्या बन गया, जंक्शन बन गया भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो इधर देखो किस कहाँ जाना है, न्यूरॉन से मसल के बीच का जंक्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं। इसका अगर डायग्राम तुमने देखा होगा ना तो ऐसे देखा होगा, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या हवा में थोड़ी है, ये तुम्हारा हाथ है मान लो, ये उसका न्यूरॉन है। न्यूरॉन और जो ये तुम्हारी मसल है ना, इनके बीच में कौन पाया जाता है, न्यूरो मसल जंक्शन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसा जंक्शन जो कि न्यूरॉन और मसल के बीच में पाया जाता है, जो कि क्या काम करता है, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, सिग्नल को कहाँ पहुँचाता है, इफेक्टर्स तक। और इफेक्टर कहाँ होते हैं, मसल्स तक। न्यूरॉन और मसल्स के बीच में देखो यही तो है, यही तो पहुंचा रहा है इसको यहाँ पे। तो ये कौन है, NMJ। कौन है, NMJ, ये याद रखना। फिर उसके बाद मेरे पास आता है हाउ डू द सिग्नल पास थ्रू बिटवीन न्यूरॉन। न्यूरॉन के पास कैसे जाता है सिग्नल, ये सब कुछ अपन अभी जस्ट पढ़ के आए। अब इसमें हाँ सुनो भाई, एक होता है वॉलेंट्री एक्शन, एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। तो सुनना ध्यान से, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, एक ऐसा एक्शन जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट रहती है उसे तो क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री। और जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती उसे क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। और ज़्यादातर वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, फोर ब्रेन में। कहाँ होते हैं, फोर ब्रेन में। और जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं ज़्यादातर वो कहाँ होते हैं, हिंड ब्रेन में। कहाँ होते हैं, हिंड ब्रेन में। ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास क्या आता है, रिफ्लेक्स एक्शन। सुनो भाई ध्यान से, इधर देखो, रिफ्लेक्स एक्शन का एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा रहा हूं तुमको। ये किसने शाही बढ़ दी इसमें, हाँ भाई इधर देखो, एक नॉर्मल सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक भगोना है, सर्दी का टाइम चल रहा है, पानी गर्म कर रहे हैं अपन। हाँ भाई इधर देखो पानी गर्म हो रहा है, यहाँ से भाप निकल रही है, यहाँ हमारा क्या है, ये हाथ है, मानना है। हाँ अब सुनो, सबसे पहले कौन होते हैं भाई, सबसे पहले कौन होते हैं, रिसेप्टर्स। बताओ यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा है, थर्मो रिसेप्टर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, हीट आ रही है। तो भैया यहाँ पे कौन होता है, सेंसरी न्यूरॉन। कौन होते हैं, सेंस किया, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, आगे जाके यहाँ पे कौन है, रिले न्यूरॉन। कौन है, और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। कौन है, SC मतलब स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया। तो अब सुनो, यहाँ पे आया रिले न्यूरॉन के पास। अब सुनो, यहाँ से तो रिफ्लेक्स एक्शन होगा और यहाँ से आगे ब्रेन के पास भी जाएगा सिग्नल, लेकिन उससे पहले ही ये खुद डिसाइड कर लेगा भाई करना क्या है। तो रिले न्यूरॉन से किसके पास जाता है, मोटर न्यूरॉन। किसके पास जाएगा, ठीक है।
और मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, इफेक्टर्स के पास में जाएंगे, इफेक्टर्स के पास में, और हमारा हाथ यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया? सेम यही होता है, कभी कभी होता है अपने साथ कि जैसे मान लो आज सुबह की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं घर पे क्या कर रहा था, सब्जी, हाँ सब्जी कुछ अच्छी नहीं बनी थी तो मैं खुद ही बना रहा था, मतलब हरी बनी थी, मैं 4 दिन हो गए हरी सब्जी खाते हुए, तो मैं ऊब गया, तो मैं खुद ही बना रहा था, तो मैं क्या है उसको रख के चला गया। थोड़ी देर बाद आके मैंने क्या किया, चमचा अंदर ही छोड़ दिया, मेरे को बाहर निकाल के ऐसे रखना चाहिए था, तो मुझे ध्यान नहीं था, तो मैंने कपड़े से ऊपर वाले को तो हटा दिया, उस चमचे को पकड़े, कपड़े से नहीं पकड़ा, डायरेक्ट पकड़ लिया, तो तुरंत हाथ हटा। वो क्यों हटा भाई? रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। किसके कारण? रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। हाँ ऐसी प्याज टमाटर आलू मिक्स। हाँ भाई, हाँ भाई अब सुनो, अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस। इधर देखो, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस। इधर देखो भाई, सबसे पहला जो डिफरेंस है रिफ्लेक्स एक्शन में, वो क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसमें टाइम जो होता है वो बहुत ही मिनिमम लगता है, मिनिमम टाइम में रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, जबकि वॉकिंग में जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, मोर टाइम लगता है। मोर ही लिख सकते हैं, मैक्सिमम तो नहीं लिख सकते। ऐसे थोड़ी है कि सामने ऐसे थोड़ी हो जाएंगे कि 5 मिनट तक देख रहे हैं, ये थोड़ी है। या वॉकिंग ऐसे होती है, ऐसे क्या है ये? हाँ इधर देखो, इधर देखो रे। दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसमें मेन वर्क, मतलब मेन जो वर्क है वो किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें मेन वर्क जो होता है वो किसका होता है, ब्रेन। समझ में आ गया? तीसरा, रिफ्लेक्स एक्शन में जो वर्क होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, फिर उसके बाद मेरे पास रिले न्यूरॉन, जहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, फिर यहाँ से अपने पास जाता है मोटर न्यूरॉन, और फिर जाता है इफेक्टर्स, काम हो जाता है, हो गया। जबकि यहाँ पे क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, फिर कहाँ जाता है, ब्रेन, फिर यहाँ से आता है वापस मोटर न्यूरॉन, और फिर इफेक्टर्स। समझ में आ गया? मेन तो यही है, और भी है तो कोई देख लेते हैं। कंट्रोल नहीं होती वो कंट्रोल जाती है, इनवॉलेंट्री होती है वो वॉलेंट्री होती है। नहीं बस बहुत है। अब उसके बाद मेरे पास सुनो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो मेन 2 चीज़ों से मिलकर बना रहता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो मेन 2 चीज़ों से मिलकर बना रहता है, एक तो सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है नर्वस सिस्टम, सेंटर नर्वस सिस्टम। देखो नाम ही आ गया सेंटर, सेंटर में जो आदमी रहता है वही मेन आदमी है, तो सेंटर में कौन रहे अपने, ब्रेन। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये जो तीनों है वो किसके पार्ट हैं, सेंटर नर्वस सिस्टम सीएनएस के। एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर नर्व्स आती है, और नर्व्स 2 टाइप की आती है, क्रेनियल नर्व्स और एक स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, जो कहाँ से निकलती है, ब्रेन से, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल का नर्व्स। उसके बारे में और पढ़ेंगे। फिर देखो, सबसे पहले स्पाइनल नर्व्स जो है, स्पाइनल नर्व ब्रेन से निकलती है। अबे स्पाइनल कॉर्ड से,
स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व्स निकलती है ब्रेन से। हाँ, तो देखो स्पाइनल नर्व जो होती है वो टोटल कितनी होती है, 31 पेयर होते हैं, जो कि ऐसी नर्व जो कि कहाँ से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से, उसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद आती है क्रेनियल नर्व्स, जो कि कहाँ से निकलती है, ब्रेन से। क्रेन से नहीं, ब्रेन से। ब्रेन से बोल रहा हूँ। मैं देखा क्रेन बोल रही है। हाँ भाई, उसके बाद अपने पास आता है देखो ह्यूमन ब्रेन। कौन आता है, ह्यूमन ब्रेन। जैसे स्पाइनल में होती है एक मिनट शांत रहे। हाँ, थोड़ा सा आज देख लेते हैं, थोड़ा कल देख लेंगे। इधर सुनो, ब्रेन जो होता है वो हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो मेन पार्ट है वो कौन है, ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहला कौन सा आता है, फोर ब्रेन, फिर दूसरा आता है मिड ब्रेन, तीसरा आता है हाइंड ब्रेन। जब तुम डायग्राम में देखोगे तो सेंटर में एक वाइट कलर का छोटा सा पार्ट नजर आएगा, वो तो कहलाता है मिड ब्रेन। उसके ऊपर जितना भी जो हल्का हल्का कलर जो है, जिसको अपन स्किन कलर बोलते हैं, उस तरह का जितना भी दिखेगा वो सारा क्या है, फोर ब्रेन। और नीचे जो फूल सा चीज दिखेगी वो क्या है, हाइंड ब्रेन। क्या दिखेगा, हाइंड ब्रेन। तो सुनो, सबसे पहले आता है हमारे पास फोर ब्रेन। सुनते जाना चुपचाप। फोर ब्रेन, हमारे ब्रेन या फिर हमारे बॉडी में जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, फोर ब्रेन की मदद से। क्या बोला मैंने, कि हमारी बॉडी में जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, फोर ब्रेन। अब सुनो, फोर ब्रेन जो है उसका सबसे पहला पार्ट जो है वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम। अब देखो, द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच डोम शेप। और वो शेप में कैसा होता है, डोम शेप। ये डोम डोम कौन होता है भाई, गुम्बद। जैसे अपन कभी मंदिर, किसी मस्जिद या फिर गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो उनका जो ऊपर की तरफ जो छत होती है वो कैसी होती है, डोम शेप। कैसी होती है, डोम शेप। तो देखो, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। ये जो मैंने सेरेब्रम बोला वो दो किस में बटा रहता है, हेमिस्फीयर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल। सेरेब्रल, सेरेब्रम नहीं, सेरेब्रल। और ये सेरेब्रल आगे जाके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम। और ये कार्पस कैलोसम जो है वो 4 लोब्स में डिवाइड होता है। कितने में डिवाइड होता है, 4 लोब्स में। जो सबसे पहला जो लोब है वो क्या है, फ्रंटल लोब। अगर किसी को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो हमने ऐसे पढ़ाया था, जब हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया था, तो कि फ्रंटल लोब जो होता है उसमें मेन काम होता है अपना। मेन काम का मतलब है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा काम जो है वो किस में होता है, फ्रंटल लोब। किस में होता है, फ्रंटल लोब। दूसरा है पेरिफेरल लोब। पेरिफेरल लोब में मैंने बोलता टी आते हैं बहुत सारे। टी से टेम्परेचर, और टी से कौन होएगा, टेस्ट, और टी से टच। तो टेम्परेचर, टेस्ट, टच, ये तीनों किस में आएंगे, पेरिफेरल लोब में। किस में आएंगे, पेरिफेरल लोब में। याद हो गया, चल बता रहे, पहले में क्या आएगा, फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब, हाँ अबे फ्रंटल लोब, गधा पहले वाला बोल रहा हूँ मैं। बैठ, 1 मिनट बैठ, तू खड़ी हो, बता। पहले में, फ्रंटल लोब में। अभी अभी बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये तो किसमें, फ्रंटल लोब। दूसरा कौन सा है, पेरिफेरल लोब। उसमें क्या आएगा, तीन टी याद रखने हैं। कौन सा, टेम्परेचर, टेस्ट और टच। ये किस में आएगा, पेरिफेरल लोब में। हाँ, तीसरा है अपने पास ऑसिपिटल लोब। जितने भी विजुअल का मतलब है देखने से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो किस में होते हैं, ऑसिपिटल लोब में। किस में होते हैं, ऑसिपिटल लोब। फिर लास्ट आता है टेम्पोरल लोब। कौन सा आता है, टेम्पोरल लोब। इसमें सारे ऑडियो सिग्नल
और मेमोरी जो है वो सारी किस में स्टोर होती है? टेम्पोरल लोब में। ऑडियो और मेमोरी हो गया। फिर आता है मिड ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो कौन सा है? मिड ब्रेन। इसका काम कुछ ही नहीं होता भाई, इसका काम कुछ नहीं होता। इसका काम इतना सा है कि ये सिग्नल को फोर ब्रेन से कहाँ लेके जाता है? हिंड ब्रेन तक ले जाने का काम किसका है? मिड ब्रेन। इसमें एक काम जरूर होता है, इसमें सेंस ऑफ साइट मतलब देखने का काम होता है, और सुनने का काम जो होता है वो किस में होता है? मिड ब्रेन में। समझ में आया? अब देखो, फिर लास्ट आता है हिंड ब्रेन। क्या आता है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है वो मेन शायद 3 पार्ट में डिवाइड है। देखो, हिंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग मेड ऑफ सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या बोला मैंने? पोन्स, सबसे पहले क्या बोला? पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। हाँ हाँ भाई, अब सुनो। क्या हो गया? मैंने कब बोला ऐसे? जब पता नहीं हो तो मत बोला कर यार। क्या बोला मैं? मेडुला ऑब्लंगेटा है? नहीं है इसमें? फिर क्या है? मेडुला मतलब इसका दूसरा नाम होगा ना? पूरा नाम इसका यही होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब सुनो, पहला जो है वो अपने पास क्या है? देखो, सेरेबेलम। अगर तुमको याद हो तो कम से कम 2 बार ये MCQ का क्वेश्चन आ चुका है। पोस्चर और बैलेंस जो है उसका करने का काम किसका है? सेरेबेलम। ठीक है। दूसरा है अपने पास पोन्स। क्या है? पोन्स। तो ब्रीदिंग रेट और स्लीप साइकिल जो है वो कौन डिसाइड करता है? पोन्स। फिर तीसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो क्या काम करता है? हार्ट बीट, स्नीजिंग, ब्लड प्रेशर, कफिंग और रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारा काम किसका है? मेडुला ऑब्लंगेटा का। और कल से हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। बंद कर एक बार।